जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज ऑडियो से ही काम चलाना पड़ेगा, वीडियो पे नहीं हो पाएगा। और आज दोस्तों है 20 अगस्त और दोस्तों आज के दिन हम दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज हिंदू में ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स मुझे लगे नहीं, हालांकि दो आर्टिकल्स जो कि हिंदू में आज आए थे, एक आर्टिकल फ्रीबी से पर्टिनेंट था और एक आर्टिकल बिल्किस बानो केस से पर्टिनेंट था। वो दोनों ही आर्टिकल्स हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर मुझे था कि रेपिटेशन क्या करना। बहरहाल दो आर्टिकल्स जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करने का सोचा है, एक तो हिंदुस्तान टाइम्स में से है जहाँ पे बात करेंगे राइट टू बी फॉरगॉटन का, और एक आर्टिकल बिजनेस लाइन में से है जो कि बात कर रहा है फॉरेस्ट इकोनॉमी का और कैसे इसको नर्चर किया जा सकता है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। नाउ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना होता है। उस ग्रुप का नाम क्या है? एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको ये लिंक दिखेगा। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। यदि नहीं किया जाता तो आपने क्या करना है, आपने हमारे इस नंबर पे अपनी टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करना है। नंबर आपके सामने दिया हुआ है और इसी ग्रुप में आपके साथ बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर भी प्रोवाइडेड रहता है। तो जो आज का जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जो बेस्ट आंसर है वो आपके साथ हम मंडे को शेयर करेंगे क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है। बहरहाल आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले बेस्ट आंसर की बात करें तो बेस्ट आंसर है खुशी का। खुशी वेरी वेल डन। क्वेश्चन बहुत इजी सा था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। पूछा गया था कि आपके ओपिनियन में क्या एक लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो लेजिस्लेशन अगर फ्रीबीज को बैन करती हुई तो क्या उससे कुछ फिस्कल प्रूडेंस की बात होगी, यहाँ पे फिस्कल विजडम की बात होगी फॉर इंडियन इकोनॉमी। देखिए अब अक्सर हम कहते हैं कि भी फ्रीबीज जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, लेकिन फ्रीबीज के अपने फायदे भी हैं। कल हमने आर्टिकल में बात डिस्कस करी थी कि अगर तो फ्रीबीज दी जा रही हैं प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही नहीं एनहांस हो रही है और आप फ्रीबीज अननेसेसरली बांटी जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे खुशी ने आंसर में बहुत ब्रीफली डिस्कस किया कि फ्रीबीज की कंडीशन क्या है इंडिया में। तो यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्ट के बारे में मेंशन करा है जो कि आर्टिकल में ही मेंशन था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है फ्रीबीज के हमारे देश में, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। अगेन यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात आती है। कुछ और पॉइंट्स भी आप लिख सकते थे वैसे खुशी, एडवांटेजेस ऑफ फ्रीबीज की अगर हम बात करें, एक दो पॉइंट्स और भी आप लिख सकते थे, बट बहरहाल नेवरदलेस आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो भी काफ़ी रेलेवेंट है। देन डिसएडवांटेजेस की बात आ जाती है, जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या फ्रीबीज को बैन करने के लिए अगर एक हम कानून बनाते हैं तो फिस्कल प्रूडेंस की बात हो रही है। तो डेफिनेटली जहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात है तो इस बात को एक्नॉलेज करना जरूरी है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये फ्रीबीज का खर्चा कहाँ से हो रहा है ना, ये खर्चा ऊपर से तो पैसे नहीं आ रहे हैं, पेड़ से तो नहीं पैसे आ रहे हैं, हमारे ही पैसे यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात है। और शुड फ्रीबीज बी बैंड इन इंडिया, तो एक अच्छी अप्रोच के साथ आपने यहाँ पे लिखा है कि नो, फ्रीबीज को बैन नहीं करना चाहिए। आपका अपना ओपिनियन है, बिकॉज यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने ओपिनियन लिखने को कहा गया था, ठीक है। बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं हमारे देश में अभी भी बहुत गरीब लोग हैं। मोदी जी बार बार कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि जी जो सरकार है वो किसके लिए है, गरीबों के लिए है। तो गरीबों की सहायता करना, गरीब एफर्मेटिव एक्शन की जहाँ पे बात आती है, चाहे वो रिजर्वेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। अगर पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट के लिए हम कोई फ्रीबीज देने पड़ेंगे, अगर तो हमारा पर्पस, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर तो हमारा पर्पस प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इनहैंस करने का है। चलिए फिर बात करेंगे आज के आर्टिकल्स की। दो ही आर्टिकल्स हैं तो डिस्कस करते हैं। ये गीता लूथरा जी ने लिखा है। गीता लूथरा जो है एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। नाउ अक्रॉस द नेशंस द बैटल फॉर द राइट टू बी फॉरगॉटन। अब आपकी मर्जी है, आप देखिए, अगर आपकी मर्जी, राइट टू प्रिवेसी की जहाँ पे बात आती है तो राइट टू फॉरगॉटन की भी बात आती है। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, शुरुआत में आर्टिकल में क्या बात करी जा रही है कि देयर इज अ सेइंग इन फ्रेंच। अब ये सेइंग क्या है ये तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फ्रेंच मेरे को नहीं आती है। इसका लेकिन मतलब क्या है, राइट ऑफ ऑब्लिवियन। राइट ऑफ ऑब्लिवियन मीन्स कि भाई ये यहाँ पे लीगल राइट है फ्रांस के जुरिस्प्रूडेंस में, जहाँ पे अगर आप कन्विक्टेड हैं, अगर आप क्रिमिनल हैं, आपने कोई भी क्राइम कन्विक्ट कराओ, तो अब उस बात को लेके आप अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहते कि आप कभी वहाँ पे बहुत अखबारों में आपका नाम आए कि उसने ये किया वो किया। तो वो एक अधिकार है कि भाई आप चाहें तो भाई अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं, आप अपने आप को या फॉरगॉटन रखना चाहते हैं कि भाई लोग आपके बारे ना सोचें, आपके बारे ना याद करें। अगर आप जैसा भी हो, अगर आपका क्राइम जितना मर्जी बड़ा हो छोटा हो, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी अपना टाइम सर्व कर लिया, मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले,
अब आज वो आपने क्राइम भुगत लिया, आपने सज़ा सह ली, सज़ा भुगत लिया आपने, जो भी आपको सज़ा मिलनी थी, जो भी आपको होना था वो सब कुछ हो चुका, चाहे वो आपको जुर्माना भरना था, चाहे वो आपको कुछ करना था। अब अगर आज 20 साल के बाद अगर आपके बारे वो चीज़ें सामने आ रही हैं, है ना, आपने सज़ा काट ली, सब कुछ हो गया, तो आपका अधिकार है भी, आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी पत्रिका में, किसी मैगजीन में आपके क्राइम के बारे फिर से वो बात ग्लोरीफाई करी जा रही है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई मेरे को क्यों याद कर रहे हो, भी 20 साल पुराना क्राइम था, हो चुकी है बात पुरानी है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं रिफॉर्म हो चुका हूँ, एक अच्छा नागरिक हूँ, है ना। अब यूएसए की बात करें, यूएसए में भी पब्लिकेशन जो है कि इंडिविजुअल की क्रिमिनल हिस्ट्री का, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए, क्रिमिनल जो है, कोई भी इंसान पैदा तो क्रिमिनल नहीं होता ना कोई हालात होते हैं जो उसको क्रिमिनल बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी भी इंसान की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, लेकिन हम जहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस की बात करते हैं, जहाँ पे हम राइट्स की बात करते हैं, तो एक क्रिमिनल का भी तो राइट होना चाहिए ना, चाहे उसने जितना मर्जी घोर अपराध किया हो, लेकिन उसको छोड़ दो ना। 20-30 साल अगर हो चुके हैं उस क्राइम को, तो क्यों आप उस बात को बार बार उसके सामने लेके आना। तो राइट ऑफ ऑब्लिवियन, यानी कि राइट टू बी फॉरगॉटन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे सामने खड़ा करता है, खास करके आज जब हम डिजिटल जमाना में रह रहे हैं, डिजिटल एरा में रह रहे हैं, है ना। जब आज के ज़माने में हमारे लाइफ में डिजिटाइजेशन बहुत बढ़ चुका है, अब क्या हम अपने पास्ट को एस्केप कर सकते हैं इंटरनेट पे? देखिए, इंटरनेट पे हम, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ठीक है, आप फोटोज़ डालते हैं, ट्वीट्स करते हैं, कोई व्हाट्सएप स्टोरी डालते हैं, या फेसबुक स्टोरी, या इंस्टाग्राम स्टोरी, जिसको हम व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह कहते हैं, जो भी आप डालते हैं। अब आज के टाइम पे तो आप अपना फ़ोन देखिए, आपने कोई 2-3 साल पुरानी फ़ोटो खींची हो अपने फ़ोन में, वो भी आपका फ़ोन, अगर आपका फ़ोन आपने चेंज भी करा है बाय चांस, आप 2-3 साल से सेम फ़ोन नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गूगल फ़ोटोज़ में आपके सामने वो आ जाएगा, मेमोरी आ जाएगी कि 3 साल पहले आप यहाँ पे थे, कहीं घूमने गए थे अपने फैमिली के साथ, या व्हाटएवर इट इज़, है ना। अब कई बार हम नहीं चाहते कि वो यादें हमारे सामने आए, अब वो कोई भी कारण हो सकता है, कोई निजी मामला हो सकता है कि हम नहीं चाहते कि वो पुरानी यादें हमारे सामने आए, है ना। बहरहाल जो भी उसका कारण हो, लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट क्या करता है ना, अब आज के टाइम पे तो इंटरनेट आपके सामने वो मेमोरी लेके आ जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि आप अपने आप को याद ही नहीं रखना चाहते, आप यही नहीं चाहते कि आपकी वो मेमोरी फिर से रिवाइव बैक हो। अब यहाँ पे अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रादर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का, उन्होंने ऑर्डर करा अपनी रजिस्ट्री को कि एक मैकेनिज्म को सेटअप करा जाए जहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स है लिटिगेंट्स की, ठीक है, खास करके वो लिटिगेंट्स जो कि शादी के मामले में, मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में, जिनका डिवोर्स का केस चल रहा है या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, जो उन केस में इन्वॉल्व है, उनके बारे ना ज़्यादा पब्लिसिटी ना, उनके बारे ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन फ्लोट ना करें। अब अगर डिवोर्स चल रहा है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, वो आगे जाके फिर शादी करना चाहेंगे, तो अगर ये सब बातें, उनकी जो पूरी की पूरी जो लिटिगेशन हिस्ट्री है, उनके बारे जो भी डिस्प्यूट है, अगर वो सारा ऑनलाइन होगा, पब्लिश्ड होगा, तो वो उनकी प्राइवेसी के खिलाफ है। खास करके अगर कोई ऐसे मैटर्स हैं जो कि सीरियस चार्जेस हैं, सच एज ऑफेंसेस कमिटेड ऑन द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, अगर किसी औरत के अगेंस्ट कोई ऐसा ग्रेव ऐसा क्राइम करा गया है, तो आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं, हीनस क्राइम्स होते हैं, गैंग रेप हो या रेप की बात करें, तो अक्सर औरतों का नाम वहाँ पे नहीं आता कि भाई उनका नाम क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मॉडेस्टी की बात आती है ना। क्यों उनका नाम वहाँ पे उछालना, क्यों ऐसे अननेसेसरी उनकी प्राइवेसी को वायलेट करना। और सिमिलर कंटेक्स्ट में अगर कोई मैटर है पर्टेनिंग टू चाइल्ड कस्टडी, जहाँ पे डिटेल्स जो हैं बच्चे के बारे, जहाँ पे जो बच्चे के बारे डिटेल्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि अननेसेसरली वो किसी भी जर्नल में या किसी भी पब्लिकेशन में या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आज के टाइम पे गूगल हम करेंगे किसी के बारे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना। तो आज के टाइम पे हर कोई गूगल पे एक सेलिब्रिटी बना हुआ है, तो नहीं चाहते अगर आपकी कि अननेसेसरली किसी बच्चे के बारे, किसी औरत के बारे इन्फॉर्मेशन गूगल पे पब्लिश हो, कोई सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हियरिंग है, कोई हाई कोर्ट की हियरिंग है, कोई भी ऐसा वर्डिक्ट पास किया गया हो, तो हम नहीं चाहेंगे कि पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे रिवील करी जाए। दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया है दैट येस देयर शुड बी राइट ऑफ अनोनिमिटी, यानी कि राइट टू बी फॉरगॉटन। तो ये पहली बार नहीं है कि हमारे कोर्ट्स ने इसके बारे एक बात प्रकट करी है। इनफैक्ट जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स अडॉप्टिंग द राइट टू बी फॉरगॉटन, काफ़ी टाइम से इस बात के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, अगर मान लीजिए अब आपसे सवाल पूछा जाता है, आपसे अगर सवाल पूछा जाता है मे बी इन कंटेक्स्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी या मे बी इन कंटेक्स्ट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे आप डेटा प्रोटेक्शन या राइट टू प्रिवेसी के कंटेक्स्ट में राइट टू बी फॉरगॉटन की भी बात मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर राइट टू बी फॉरगॉटन की बात कर रहे हैं, तो दिस फाउंड इट्स फाउंडेशनल बेडरॉक कहाँ पे, जो हमारा फेमस राइट टू प्रिवेसी जजमेंट था, जस्टिस के एस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो लीगल लिटरेचर था जो कि इस जजमेंट में ले डाउन करा गया था, उसमें यह बात बहुत स्पष्ट तरीके से करी गई थी कि जहां पे राइट टू प्राइवेसी की बात होती है, वहां पे राइट टू प्राइवेसी के अंदर राइट टू बी फॉरगॉटन की भी बात आ जानी चाहिए। कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जो कि अभी पिछले कुछ 6-7 सालों में ऐसे पास करी गई थी, विच हैव डिलिबरेटेड ऑन राइट टू बी फॉरगॉटन मच प्रायर टू दी पुत्तास्वामी रूलिंग। ना
अब यहाँ पे बात करें धर्मराज भानुशंकर दावे वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये 2015 की रूलिंग है। अब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने यहाँ पे एक याचिका फाइल करी थी गुजरात हाईकोर्ट के सामने, और ये बात कहा था कि भी परमानेंट रिस्ट्रेंट होना चाहिए उनके पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ द जजमेंट एंड द ऑर्डर इन विच दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल वॉज इन्वॉल्व। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने यहाँ पे ये कहा याचिका में कि भी जो डिसीजन दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, ये एक नॉन रिपोर्टेड जजमेंट है, ठीक है, लेकिन ये उसके बावजूद भी पब्लिश करा गया है ऑनलाइन। और देखिए गूगल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के चलते आपने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, कुछ उसकी पास्ट हिस्ट्री निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। अब इस इंडिविजुअल ने, इस व्यक्ति ने कहा कि भाई यहाँ पे ये नॉन रिपोर्टेड जजमेंट थी। अब यहाँ पे अगर आप इस जजमेंट को पब्लिश करते हैं किसी लॉ जर्नल में, किसी लॉ मैगजीन में, तो ऑटोमेटिकली वो गूगल पे भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या बोला, गुजरात हाई कोर्ट ने बोला, ये याचिका को रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये कहा कि पहली बात तो कोई ऐसे स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो कि इस बात को हमको वैलिडिटी दे कि हम आपकी ये जो नॉन रिपोर्टेड जजमेंट है उसको हम पब्लिश ना करें, ठीक है। दूसरी बात, जो रिपोर्टिंग ऑफ जजमेंट्स है, ये तो दिस कैन ओनली बी अंडरस्टूड टू मीन पब्लिशिंग बाय लॉ रिपोर्ट्स, ठीक है। किसी ने रिसर्च करना है, कोई लीगल रिसर्चर्स होते हैं, वो डिफरेंट जजमेंट्स को स्टडी करते हैं अपने केस के लिए। ये काफ़ी वकील भी होते हैं जो कि डिफरेंट जजमेंट्स को स्टडी करते हैं अपना केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि जो ऑनलाइन वेबसाइट पब्लिकेशन होगा ना, इसको रिपोर्टिंग की तरह काउंट नहीं करा जाएगा। फिर एक और केस आता है 2017 में, वासुनाथन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल। अब यहाँ पे जिसने याचिका डाली थी, तो जो पिटिशनर के जो फादर थे, उन्होंने रिट पिटिशन फाइल करी थी कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने। ये कहा था कि उनकी जो छोटी बेटी है, उनका जो नाम है वो रिमूव कर देना चाहिए फ्रॉम द एग्जिस्टिंग जजमेंट और ऑर्डर्स, ठीक है। अब ये जो जुडिशियल डिसीजन है, यहाँ पे मेरिट बनता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि देखो जो रेमेडी है जो कि फादर अभी यहाँ पे सीक कर रहे हैं, दिस इज वेरी सिमिलर टू द राइट टू बी फॉरगॉटन इन फॉरेन जुरिस्डिक्शंस एज वेल, ठीक है। बिकॉज क्यों, यहाँ पे एक छोटी बच्ची का नाम बीच में इन्वॉल्व हो रहा है। कोर्ट के ऑर्डर ने ये भी एम्फसाइज करा कि भाई इंटरनेट सर्च में दिस मस्ट नॉट रिफ्लेक्ट द वुमेन्स नेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात आ जाती है, तो चाहे कोई औरत का नाम आता है अगर उसके अगेंस्ट कोई हीनस क्राइम करा गया है, या माइनर डॉटर का नाम आता है अगर माइनर डॉटर के अगेंस्ट कोई हीनस क्राइम करा गया है, तो यहाँ पे देखिए प्रिवेसी की बात आती है। अब आपकी प्रिवेसी, आप नहीं चाहते कि आपका नाम पब्लिश हो कहीं पे, चाहे आपने क्राइम करा है या चाहे आपके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, चाहे आपने क्राइम 20 साल पहला करा हो, ठीक है। आपने हो सकता है कोई बहुत हीनस क्राइम 20 साल पहले किया हो, लेकिन अब आप नहीं चाहते कि उसको बार बार उछाला जाए, आपने अपनी सजा काट ली है, या अगर आपके अगेंस्ट क्राइम करा गया है, तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे बनता है। अगर राइट टू बी फॉरगॉटन की बात करें तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी इस बात को अपहोल्ड किया कि हाँ, यहाँ पे क्योंकि मॉडेस्टी ऑफ एक बच्ची की बात आ जाती है या मॉडेस्टी ऑफ वुमेन की भी बात है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नाम पब्लिश नहीं होना चाहिए। और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा भी, जैसे जो सर्च इंजन होते हैं गूगल पे, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आनी चाहिए। अब अगर हम बाहर की बात करें, देखिए मेंबर स्टेट जो है यूरोपियन यूनियन के, दे हैव मेड सेवरल एफर्ट्स टू कंसोलिडेट राइट टू बी फॉरगॉटन। इनफैक्ट जो डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव है, ये एक यूरोपियन यूनियन का डायरेक्टिव था जिसको 1995 में पास करा गया था, और जो कि गवर्न करता है एग्जेम्पशन ऑफ पर्सनल डेटा विद इन यूरोपियन यूनियन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हम डेटा प्रोटेक्शन रिजीम की बात करते हैं, भारत में अभी भी एक इफेक्टिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आया है, जहाँ पे हम डिजिटल एज की बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ में डिजिटाइजेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी भी वी आर येट टू सी अ रिजीम जहाँ पे हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। राइट टू प्रिवेसी की बातें हो रही हैं, डेटा प्रोटेक्शन की बातें हो रही हैं। बहुत सारे देश हैं, विकसित देश हैं, जहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉज, स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, ठीक है, तो ये बहुत अगर यहाँ पे जो GDPR है यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये 2016 में इनैक्ट करा गया था। तो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम डेटा प्रोटेक्शन और राइट टू प्रिवेसी की बात कर रहे हैं, इसको आप नोट करिए, राइट टू बी फॉरगॉटन को भी। ये जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन दोनों ही थीम से ओरिएंटेड आता है तो वहाँ पे आप एक पासिंग रेफरेंस राइट टू बी फॉरगॉटन को भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जनरल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम आर्टिकल 17 की बात करें यूरोपियन यूनियन का, एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई आपका जो पर्सनल डेटा है वो किसी भी ग्राउंड पे इरेज किया जाए, ठीक है, बेस्ड ऑन आपके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, अपनी फ्रीडम है, आप नहीं चाहते कि आपकी इन्फॉर्मेशन अननेसेसरली किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर हो, ठीक है। तो अगर आप अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो देयरफॉर ये जो आर्टिकल 17 है, दिस हैज डिफाइंड द सिचुएशंस, कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं, स्थितियां हैं जिनके अंदर जो यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स हैं वो अपना राइट टू बी फॉरगॉटन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये आर्टिकल सिटीजन्स को राइट देता है टू हैव देयर पर्सनल डेटा इरेज्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी राइट जो होता है दोस्तों वो एब्सोल्यूट नहीं होता, सैक्रोसैंक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। दे कैन बी डिनाइड, यानी कि किसी इंडिविजुअल का जो राइट है कि अपने डेटा को इरेज करने का, दैट कैन ऑल्सो बी डिनाइड अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है।
अब अगर अमेरिका की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एक केस, बड़ा एक पेचीदा केस यहाँ पे सामने आता है, साइडस वर्सेस एफआर पब्लिशिंग कॉर्प। अब ये एक ना विलियम जेम्स साइडस की बात करें, वैसे तो चलो इनकी 1944 में डेथ हो गई थी, तो ये बहुत पुराना केस है लेकिन ये जो व्यक्ति थे विलियम जेम्स साइडस, अगर इनके बारे आप गूगल में पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ रहा था, तो ये चाइल्ड प्रोडिजी माने जाते हैं, बहुत एक्सपर्ट थे, मैथमेटिकल और लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट थे, ठीक है, बहुत स्पेशल स्किल्स थी इनके पास। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि भाई इनके बारे, इनकी स्किल्स के बारे, इनके टैलेंट के बारे ज़्यादा पब्लिसिटी करी जाए, और इनकी ख्वाहिश थी कि भाई ये अपना जो अडल्ट लाइफ है ना एब्सोल्यूट प्रिवेसी में स्पेंड करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इनके जो भी स्पेशल टैलेंट्स थे, बचपन में इन्होंने कोई लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप करी थी या मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करी थी, वो नहीं चाहते थे कि इनकी ये क्वालिटीज़ कहीं पर भी पब्लिश की जाए। लेकिन अब ऑब्वियसली ये बात तो चलो, ये 1944 में इनकी डेथ हो जाती है, आज 2022 है, लेकिन एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था विच डिसरप्टेड हिज पीस बाय पब्लिशिंग अ स्टोरी अबाउट हिम। नाउ ही डिडंट वांटेड कि इनके जो भी स्किल्स हैं, जो भी इनके टैलेंट्स हैं, उसके बारे में कोई बात करी जाए। अब इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि देखो, अब कोई बहुत ही स्पेशल केस हो, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात करें या किसी हम नेता की बात करें, अब वो पब्लिक इमेज से तो दूर नहीं रह सकते हैं, है ना। अब कोई भी, अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम एक, अगर हम कोई ज़्यादा कोई वेल नोन फिगर नहीं है, कोई वेल नोन पर्सनालिटी नहीं है, तो चलो हमारे बारे कोई जानता है नहीं जानता, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, तो नोटेबल जो पब्लिक फिगर है वो ज़्यादा देर तक लाइमलाइट से नहीं रह सकते हैं दूर, ठीक है। अब वो ना चाहकर भी उनको लाइमलाइट में आना पड़ता है, बिकॉज वो पॉपुलर इतना होते हैं, क्योंकि लोगों को उनके बारे जानने में बहुत इंटरेस्ट है, लोग उनके बारे जानना चाहते हैं, ठीक है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई बहुत फेमस डॉक्टर है, चाहे कोई बहुत बड़ा सिंगर है ना। तो आप ना चाह के भी अपनी इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिक डोमेन में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू बी फॉरगॉटन इन यूएसए की बात करें तो यहाँ पे यूएसए की सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पब्लिक मे हैव अ राइट टू नो अबाउट द लाइव्स ऑफ द पब्लिक लीडर्स और सेलिब्रिटीज इन डिफरेंट स्फीयर्स। ऑफ कोर्स, अब ये कहना कि उनके जो फेवरेट जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सिंगर्स हैं या कोई पब्लिक लीडर्स हैं, वो क्या खाते हैं, किस टाइम पे खाते हैं, ठीक है, किस टाइम पे नहाते हैं, इस तरह की जो ऑब्वियसली पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या बनता है, तो यहाँ पे अगर हम लीगल एस्पेक्ट की बात करें, खास करके अगर हम क्रिमिनल और सिविल जस्टिस की बात करते हैं, तो अगर किसी इंसान ने अपना कन्विक्शन का टर्म कंप्लीट कर लिया है या उनका ट्रायल खत्म हो चुका है, ठीक है, या अगर सिविल प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बारे, उनके परिवार के बारे इन्फॉर्मेशन अननेसेसरली न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में प्रमोट करी जाए। उनका भी अधिकार है कि वो और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो पीसफुली अपनी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत कर सकें, ठीक है, और इस तरह की मेमोरीज उनके सामने ना आए, है ना। अब देखिए, अब बहुत देखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, पुलिस स्टेशन जाना, आप कसूरवार हैं कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन मेंटली बहुत टॉर्चरिंग रहता है। अगर आप कसूरवार नहीं है लेकिन फिर भी आपको 5 साल 7 साल 10 साल ये पूरे प्रोसेस से अगर गुजरना पड़ता है, तो आप नहीं चाहेंगे कि बार बार वो चीज़ें आपके सामने आए, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में लोग आपका इंटरव्यू लेने आए। तो ये बातें यहाँ पे समझनी ज़रूरी है। राइट टू बी फॉरगॉटन रजीम यहाँ पे इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों बात करेंगे फॉरेस्ट इकॉनमी के बारे, दैट मस्ट बी नर्चर्ड। देखिए दोस्तों, अब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं। देखिए, हम अक्सर ना फॉरेस्ट को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, फॉरेस्ट को हम ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के फ़ायदों को नहीं समझ पाते हैं। अब हमको लगता है कि भी जंगलों में सिर्फ जंगलों में लकड़ियाँ काट के हम अपना फर्नीचर बनाते हैं, और सिर्फ जंगल जो है सिर्फ लकड़ियों तक ही सीमित है, सिर्फ वुड तक ही सीमित है। तो ये केवल जंगलों से सिर्फ आपको लकड़ी या टिम्बर नहीं मिल रहा। अब देखिए, आप आज के टाइम पे क्रीम्स यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, बॉडी मिस्ट यूज़ करते हैं, बॉडी ऑयल्स यूज़ करते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री जो है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है, आपको पता है वो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये आते हैं जंगलों में से। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं पता होगा कि जो आंवला आप अपने बालों पे लगाते हैं, हेयर ऑयल जो लगाते हैं, वो कहाँ से आता है। या अगर हम बात करें त्रिफला के बारे, त्रिफल जो है, अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आंवला की हम बात करें, त्रिफल की बात करें, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ठीक है। ये कंपनीज तो इसके रॉ प्रोडक्ट्स नहीं बना रही ना, ये रॉ प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, जंगलों में से आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जंगल के जो लोग हैं, हमारे जो आदिवासी लोग हैं, हमारे जो वनवासी लोग हैं, वो फिर भी कितनी गरीबी में रह रहे हैं, है ना। अक्सर जंगलों में देखा जाता है कि हाँ भी जंगल है, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, बस वो अपना शिकार करके अपना खाना पीना, अपना गुजारा करते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत ही खेती बाड़ी करते हैं, और यहीं तक जंगल सीमित है। नहीं, जंगल यहाँ तक सीमित नहीं है, ठीक है। अगर हम त्रिफल की बात करें, थोड़ा सा वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन है, जस्ट इन केस अगर आपसे कभी पूछा जाए, ये एक एंटीऑक्सीडेंट रिच हर्बल प्रिपरेशन है विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ रसायन, यानी कि रिजुविनेटर, विच इज प्रैक्टिस बाय आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, है ना, जो जिसके जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं हमको जंगलों से मिलते हैं, ठीक है। अब ये त्रिफल की बात करते हैं, तो यहाँ पे त्रिफल यानी कि 3 फ्रूट्स को कंबाइन करके इसको बनाया जाता है, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये जो त्रिफल है, दिस इज मेड फ्रॉम द ड्राइड फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, जैसे कि टर्मिनेलिया चिबुला, टर्मिनेलिया बेलरिका एंड फालांथस एम्बेलिका। उसके अलावा देखिए दोस्तों, बहुत सारे जिम सप्लीमेंट्स भी हैं,
ठीक है। वो जो जिम सप्लीमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? अब वो जिम सप्लीमेंट्स के जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, है ना? अब चाहे हम किसी भी सप्लीमेंट की बात करें, वो कहीं ना कहीं उसमें ये जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में से ही आते हैं। अब क्या आपको पता है कि अगर हम साल बटर की बात करें तो जो साल बटर है ये सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ किया जाता है फॉर कोको बटर इन चॉकलेट। ठीक है। अब ये जो बटर है साल बटर, ये साल वृक्ष में से पाया जाता है। दिस इज ड्राइव फ्रॉम द सीड्स ऑफ शोरिया रोबस्टा, यानी कि अगर हम शाल वृक्ष की बात करें, जो मोस्ट कॉमन ट्री स्पीशीज है शाल जो वृक्ष है, अगर हम इसकी बात करें बहुत कॉमन पाया जाता है ईस्टर्न इंडिया में, है ना। अब देयर इज अ लार्ज फॉरेस्ट इकोनॉमी, इसके बारे में लोगों को नहीं पता। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ से आ रहे हैं? किसी जंगल से ही आ रहे हैं जो कि इंडिया में कहीं भी, चाहे वो ईस्टर्न इंडिया में हो चाहे वो सेंट्रल इंडिया में हो, लेकिन इसके बारे में लोगों को नहीं पता। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो वो बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं रूरल लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि लगभग 20 करोड़ लोग हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है? अगर हम आदिवासियों की बात करें, और वो बहुत सारे ऐसे सेवरल वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और सेल करते हैं, और ये जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं रॉ मटेरियल्स की तरह काम आते हैं, जिसका जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो कितने सारे देशों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। तो अब अगर हम फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स की बात करें जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो चाहे प्रोसेस फूड्स हैं, चाहे कन्फेक्शनरी है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, आपकी ब्यूटी इंडस्ट्री होगी, ठीक है, पेपर एंड पल्प हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो जंगल है दे आर जनरली सीन एज स्पेस ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिविएशन। ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने की यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है, बिकॉज यहाँ पे अवेयरनेस इतना नहीं है। अब जो इंडस्ट्री है, अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, उनको इतना अवेयरनेस नहीं है कि पोटेंशियल क्या है जंगलों का, एज फार एज क्रिएटिंग जॉब्स इज कंसर्न, एज फार एज क्रिएटिंग वेल्थ इन द रूरल इकोनॉमी इज कंसर्न। उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वैल्यू एडिशन की जब बात आती है या वॉल्यूम एडिशन की बात आती है बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीजनल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। क्यों? बिकॉज जो फर्स्ट माइल ऑफ द सप्लाई चेन है वो ही इनविजिबल है ना। अब करंटली जो फॉरेस्ट है वो धन नहीं क्रिएट कर रहे हैं एट द सोर्स, यानी कि जो लोग जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्री को, उन लोगों के पास धन इकट्ठा नहीं हो रहा। धन किसके पास जा रहा है? धन तो उस इंडस्ट्री के पास जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है जो कि शैम्पू बनाती है, जो साबुन बनाती है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो उनको हो रहा है ना, जो कि साबुन और शैम्पू बना के बेच रहे हैं लोगों को, लेकिन जो रॉ प्रोडक्ट्स दे रहा है वो साबुन या शैम्पू बनाने के लिए, उसके पास तो कोई पैसा नहीं आ रहा, तो वेल्थ तो कहीं और ही क्रिएट करी जा रही है। सोचिए जो हमारे आदिवासी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, जो कि बहुत डिप्राइव्ड है, उसको कितना ज़्यादा वो वेल्थ जनरेट कर सकते हैं अगर इस बात की अवेयरनेस इंडस्ट्री के पास हो। अगर मार्केटिंग लिंकेजेस जो हैं और बेहतर किए जा सकते हैं बिटवीन दीज ट्राइबल कम्युनिटीज एंड द इंडस्ट्री लीडर्स, तो कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू स्पेसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो देखिए यहाँ पे बात आती है जहाँ पे फर्स्ट माइल प्रोडक्शन सिस्टम की है ना, तो यहाँ पे हम जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन लोगों को, डिजिटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन लोगों को, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि एंगेज्ड हैं ये रॉ प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने में। दूसरी बात, यहाँ पे मार्केट लिंकेज की बात आती है, तो मार्केट लिंकेज के लिए कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्राइजेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एक सिंगल इंडिविजुअल जो है ना वो एफिशिएंटली मार्केट लिंकेज नहीं कर सकता किसी बड़ी कंपनी के साथ। कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्राइजेस होने बहुत ज़रूरी है। अब इसका एग्जाम्पल हम अपने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं। ठीक है। तो जो हमने एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस फॉलो करी है, यानी कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, FPOs हैं, ये बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके साथ लिंक अप करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। आगे जाके जो फिनिश प्रोडक्ट है वो आगे जाके एक्सपोर्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो FPOs हैं वो भी इससे काफ़ी मुनाफा जनरेट करते हैं। तो इसको हम रेप्लिकेट भी कर सकते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में। और तीसरी बात आती है, हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करते हैं ना एग्रीकल्चर में, कि वैल्यू एडिशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। उसी तरह से फॉरेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है, कि वो भी वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकता है एट द लोकल लेवल। अगेन यहाँ पे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जहाँ पे बात आती है, तो यहाँ पे हमको बात समझनी है मार्केट लिंकेजेस के बारे फॉर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है। जब मार्केट लिंकेजेस बेटर होगा इंडस्ट्री के साथ, और यहाँ पे ऑब्वियसली मार्केट लिंकेजेस में सरकार की सहायता की भी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली हाउस होल्ड इनकम जो है आदिवासी लोगों के लिए भी डबल होंगी, है ना। जहाँ पे हम किसानों की इनकम्स को डबल करने की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे आदिवासियों की जो इनकम है उसको भी हम डबल या ट्रिपल करने की हम यहाँ पे सोच सकते हैं। ठीक है। और साथ के साथ हमको देखिए सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करना है। अपने जंगलों को हमने सस्टेनेबली यूज़ करना है। हमने ये भी देखना है कि जो हमारे आदिवासी जो लोग हैं वो भी वहाँ पे पीसफुली रह रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। और हमको इंसेंटिव्स भी निकालने हैं इंडिविजुअल्स के लिए और कम्युनिटी के लिए भी, ताकि वो जहाँ पे, अब देखिए इंसेंटिव्स क्यों निकालने हैं, बिकॉज जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे मार्केटिंग लिंकेजेस इंडस्ट्री के साथ बड़े हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि सस्टेनेबल तरीके से ये सब चीज़ें हो, वहाँ पे एक्सप्लॉटेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो। उसके लिए इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटी दोनों को ही हमको इस बात को लेके अवेयरनेस काफ़ी स्प्रेड करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे बात आती है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स की, ठीक है, जो कि अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एस्टैब्लिश्ड है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है
इसके अंदर जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स है ना, ये ग्राम सभा को अधिकार देते हैं, राइट देते हैं कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं एनी फॉरेस्ट रिजर्व्स यूज्ड बाय द एंटायर कम्युनिटी और द विलेज। ठीक है, आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले साल अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ बना था पहला राज्य देश में जिसने रिकॉग्नाइज करा था कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स एक अर्बन यानी कि शहरी एरियाज में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम सभा को एम्पावर करने की भी बात करी जाती है जब हम कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स की बात करते हैं। तो देखिए, जब एम्पावरिंग कम्युनिटीज की बात आती है तो इन्वेस्टिंग इन फॉरेस्ट इकोनॉमी दिस प्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ विन विन अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। ओनली रीजन कि जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है एंड विल बी प्रोटेक्टेड इन द फ्यूचर इज इफ द लोकल कम्युनिटीज जो वहां पे लोग रह रहे हैं एंड नियर द फॉरेस्ट, अगर वो प्रॉफिट कर रहे हैं एक टैंजिबल तरीके से। ठीक है, यानी कि उनके पास वाकई में धन भी आ रहा है, कि जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है उनके पास भी हो रहा है, केवल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के पास नहीं हो रहा। और देखिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल कंजर्वेशन की जहां पे बात आती है, फॉरेस्ट की इकोसिस्टम को, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और भी ज्यादा जरूरी बन जाता है जब हमने प्रॉफिट की बात करनी है फॉर द फॉरेस्ट कम्युनिटीज। ये जो आदिवासी लोग हैं इनको जंगलों के बारे शायद कहीं गुना ज्यादा पता है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे कहीं गुना ज्यादा पता है, कितनी पीढ़ियां चलती आ रही हैं जो कि इनके जंगलों के बारे, प्रोडक्ट्स के बारे और क्या क्या खतरे हैं जंगल की इकोसिस्टम को, कितनी पीढ़ियों से इनको ये बात इंफॉर्मेशन पास ऑन करी जा रही है। ठीक है, तो इस करके अगेन एम्पावर करना बहुत जरूरी है कम्युनिटी लेवल पे इन फॉरेस्ट कम्युनिटीज को, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं दे आर नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग लोकल बेनिफिट्स बट दे आर ऑल्सो एनहांसिंग अदर सर्विसेज जो कि हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम से एक्सपेक्ट करते हैं। अंत में वे फॉरवर्ड की जहां पे बात आती है, अब इस तरह का जो एफर्ट है ना, इसमें पार्टनरशिप की जरूरत है, सिनर्जी की जरूरत है तीन चीज़ों के बीच में। एक तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, जो कि कस्टोडियंस हैं, जो कि रखवाले हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज के। फिर इंडस्ट्री की बात आ जाती है जो कि प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। और तीसरा सरकारी एजेंसीज की बात आती है जो कि फैसिलिटेट करेंगे इस तरह का वातावरण, इस तरह का इकोसिस्टम जिससे मार्केटिंग लिंकेजेस जो हैं इंडस्ट्री और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में अच्छी हो सके। और अगर इस तरह का प्रस्ताव अगर किया जाता है तो ये ट्रिपल विन अपॉर्चुनिटी बनती है, ताकि एनवायरमेंटल थ्रेट्स को भी रिड्यूस किया जा सके, जॉब्स को क्रिएट किया जा सके एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ठीक है, यानी कि जो बहुत वल्नरेबल लोग हैं। और तीसरी बात, एस्टैब्लिशिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सस्टेनेबिलिटी को हमने इग्नोर नहीं करना। जहां पे हम वेल्थ अक्यूमुलेशन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए, तो वहां पे हमने सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर नहीं करना। तो एग्जाम्पल की यहाँ पे बात आती है दोस्तों, गुजरात में जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, वो जंगलों को मैनेज कर रहे हैं, साथ के साथ वो बैम्बू को सप्लाई कर रहे हैं पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री को। तो आप एग्जाम्पल को भी कोट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, वेरी इजी, आपने आर्टिकल अभी पढ़ा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉरेस्ट इकोनॉमी, हाउ कैन फॉरेस्ट डिपेंडेंट हाउस होल्ड्स बी इंडक्टेड इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी। आपने 250 शब्दों में आंसर करना है। दोस्तों ये थी हमारी आज की चर्चा। बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको क्विक इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि हम बार बार कहते रहते हैं कि हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कोर्स है। यदि आप अगले साल अपना एग्जाम देंगे, आपका पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा हो या छठा हो, और आपको करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा हेडेक लगता है, आपको लगता है कि 3-4 न्यूज़पेपर्स मुझसे नहीं पढ़े जाते, 3-4 मैगजीन मुझसे नहीं पढ़ी जाती हैं, तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कोर्स बनाया है जहाँ पे आपके साथ डेली वीडियो लेक्चर्स शेयर किए जाते हैं मंडे टू सैटरडे। और इसमें जो कवरेज रहती है करंट अफेयर्स की, सब्जेक्ट वाइज रहती है, ज्योग्राफी की अलग से, पॉलिटी की अलग से, आईआर की अलग से, हिस्ट्री की अलग से, साइंस एंड टेक की अलग से, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो भी कवरेज रहेगी वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ओरिएंटेड रहेगी। उसी तरह से दोस्तों जहाँ पे हम एसए की बात करते हैं, देखिए एसए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है हमारे मेंस के एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों एसए का भी हमारा एक बहुत अच्छा कोर्स है, फाउंडेशन का मेंटरशिप कोर्स है फॉर यूपीएससी सीएसई 2023। ठीक है, तो एसए को कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी। कंप्लीट मेंटरशिप इसमें आपको प्रोवाइडेड रहेगी, कंटेंट लेक्चर्स भी आपको एसए में प्रोवाइडेड रहेंगे। तो दोस्तों आपने हमारे कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके इसके बारे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और असिस्टेंस ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की चर्चा में इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम मंडे को, कल छुट्टी है तो मंडे को मिलेंगे और चर्चा के साथ। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।